दोस्तों आज मैं लेकर के आ गया हूं आप सभी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस का पेपर सॉल्यूशन। एंड इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी 2019 का एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस का पेपर सॉल्यूशन। एंड जितना हो सके जो है आपको डिटेल में जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। एंड लास्ट के वीडियोज में जो है हमने BHU का जो है अप्रोक्स 8 to 9 ईयर्स जो है कंप्लीट कर लिया है। ओके, एंड आपने अगर उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख लेना। ओके, बहुत अच्छी सॉल्यूशन जो है आपको ईजी वे में प्रोवाइडेड है। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। एंड आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो है वीडियो को जो है एंड तक देखना, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट है जो भी इजी वे में जो है मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूं तो वो आपको जो है क्लियर हो सके। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हो यहाँ पे, द स्पेसिफिक रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ क्लोरीन इज नोन एज। जो स्पेसिफिक रेडॉक्स रिएक्शन होता है क्लोरीन का उसे आप क्या कहते हो। तो सबसे पहले जो क्लोरीन का जो रिएक्शन होता है वो जान लेते हैं। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है। ओके, यहाँ पे जब आप क्लोरीन को जो है जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये आपका फॉर्म करता है HOCl प्लस जो है आपका यहाँ पे HCl का जो है फॉर्मेशन कर देता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बहुत अच्छी रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे क्लोरीन जो है आपका 0 ऑक्सीजन स्टेट में है बिकॉज फ्री स्टेट में है। एंड यहाँ पे क्लोरीन जो है आपका यहाँ पे +1 स्टेट में है। एंड यहाँ पे जो है क्लोरीन आपका -1 स्टेट में है। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ 0 से जो है +1 पे जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ। ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन हुआ। एंड 0 से जो है आपका यहाँ पे -1 जा रहा है तो ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ। तो ये ऑफकोर्स आपका ये रिडक्शन हुआ। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप बोलोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है एंड आप एग्जामिनेशन पे जो है रिडक्स मार के चले आओगे तो यहीं पे आप गलत कर लोगे। बिकॉज यहाँ पे जो है एक ही स्पीसीज के साथ में जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड एक ही स्पीसीज के साथ में जो रिडक्शन हो रहा है, यानी जो क्लोरीन है वही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है एंड वही क्लोरीन जो है यहाँ पे रिड्यूस भी हो रहा है। एंड ऐसे रिएक्शन जहाँ पे जो है एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज भी होते हैं एंड रिड्यूस भी होते हैं तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड स्टेट। यहाँ पे से जो है हमें पूछा गया है कौन सा स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है आपको यूनिट के साथ में जो है थोड़ी थोड़ी खिलवाड़ की गई है। अगर यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो 1 मोल, ओके 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, वो जानना जो बहुत जरूरी है। तो स्टैंडर्ड स्टेट होती है आपकी जहाँ पे जो है 1 मोलर की जहाँ पे सॉल्यूशन हो एंड 1 एटमॉस्फेरिक का जो है प्रेशर हो एंड यहाँ पे जो है आपका 298 का जो है केल्विन का जो है टेम्परेचर हो, यानी 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 मोलर हमें ढूंढना है बिकॉज यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा यहाँ पे आंसर ये सही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखोगे तो बी ऑप्शन में 100 एटमॉस्फेरिक, जो कि सरासर गलत है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप बोलोगे यहाँ पे कि 100 किलो पास्कल भी तो नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे ना तो जो 1 ATM का जो वैल्यू होता है ना वो आपका 101 किलो पास्कल के इक्वल ही होता है। ओके, तो यानी ये आपका 1 ATM का ही कंडीशन है, यानी ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट का कंडीशन है। ऑप्शन डी भी हो गया। अब ए और बी की बात रह गई। तो ए और बी में अगर आप देखो तो 1 मोल, ओके, एंड यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, पर है उसको मैंने डेसीमीटर कर दिया। एंड आपको पता है 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर, यानी आप क्या लिखोगे 1 मोल पर लीटर। एंड मोल पर लीटर क्या लिखोगे, मोलर लिखोगे, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन हो गया। यानी यहाँ पे ये कंप्लीटली सेटिस्फाई कर गया है कि 1 मोलर सॉल्यूशन है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एंड 298 केल्विन टेम्परेचर है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस केस के लिए जो है सरासर यहाँ पे गलत है बिकॉज 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे नहीं होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो आपको जो यहाँ पे जो डाउट है वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच जो है विच ट्रांजिशंस आर स्टडीड बाय यूवी स्पेक्ट्रोमीटर। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा ट्रांजिशन जो है हमारा यूवी स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू जो है रीड किया जाता है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली बता दे रहा हूँ यूवी स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू जो है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रीड किया जाता है। ओके, एंड बाकी चीज़ें जो है मैंने आपको लेक्चर्स दे रखी है, वहाँ पे आप देख लेना तो बाकी किस रीजन्स में जो है आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, विच इलेक्ट्रोड इज, और यहाँ पे जो है मे बी यूज टू डिटरमिन पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। तो पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन डिटरमिन करने के लिए जो है आप कौन कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो है क्यून हाइड्रोन इलेक्ट्रोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये मेनली क्या होता है C6H4O2 होता है। जब इसे आप जो है
2H+ एंड यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन जब आप देते हो ना, तो ये मेनली आपका फॉर्म करता है C6H4 एंड यहाँ पे जो है OH यहाँ पे 4 का जो है फॉर्मेशन करता है। एंड ये जो क्यून हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ना, इसके थ्रू जो है pH कैलकुलेट किया जाता है 100%। एंड दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जो है आप SHE यानी स्टैंडर्ड जो है आप यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल जो भी SHE या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इस तरीके से जो है आप जानते हो। एंड यहाँ पे जो अगर आप रिएक्शन देखते हो तो क्या होता है 1/2H2 एंड ये आपका देता है यहाँ पे H+ से जो है E यहाँ पे इस तरीके से, यानी ये एनोड पे होता है। एंड इसके थ्रू भी जो है आप यहाँ पे pH कैलकुलेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे ऑप्शन डी देखोगे ना, तो गैस इलेक्ट्रोड ये आपका मेनली AgCl का इलेक्ट्रोड है, जिसमें AgCl और HCl मिक्स होता है। तो इस तरीके के इलेक्ट्रोड को आप यहाँ पे जो है ग्लास इलेक्ट्रोड आप कहते हो। यानी यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ऑल जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे ना, सारे यहाँ पे जो pH कैलकुलेट करने में आपको यूज होते हैं। एंड ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज इस तरीके क्वेश्चन से जो आपको यहाँ पे एग्जामिनर फंसा सकता है यहाँ पे ऑप्शंस चेंज करके। तो यहाँ पे जो है आंसर्स आप इसका याद रख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, यानी लेमन में जो है कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो बहुत ही ये क्वेश्चन है, साइट्रिक एसिड जो है लेमन में प्रेजेंट होता है। एंड इसी तरीके से जो है टोमेटो में कौन सा होता है, एंड उसका संतरा में कौन सा होता है, ये सभी चीजें जो है आप देख लेना, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी एक क्वेश्चन इस तरीके से जो है एवरी ईयर लगभग जो है पूछता ही आप सभी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम जो है एसटीपी पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वॉल्यूम क्या होता है। एसटीपी पे वॉल्यूम होता है आपका 22.4 लीटर होता है। ओके, एंड जस्ट मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे 1 लीटर इक्वल क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके, ये आप डेटा देखना। एंड जब यहाँ पे जो है लीटर को आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 22.4 इंटू यहाँ पे 1000 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो मैंने दे दिया, यहाँ पे 1000 हो गया। इसे क्या करोगे आप, लिखोगे 22400, यानी यहाँ पे आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। एंड यही जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन सिंपली पूछा गया था। एंड अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें थोड़े जो है यूनिट कन्वर्जन पे जो है क्वेश्चंस पूछे हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ। ओके, ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ग्लूकोज में जो है कौन सी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ग्लूकोज में जो है अगर आप देखोगे ये इस तरीके से जो है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एल्कोहल से हमें यहाँ लेना देना है ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जब साइनाइड से रिएक्शन करोगे तो साइनाइड सिंपली अटैक करके जो है आपको साइनोहाइड्रिन दे देगा। एंड C6H5NH2 से करोगे तो ये आप ओसाजोन फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी तरीके से जो है आप मेरे ग्लूकोज के यानी कार्बोहाइड्रेट्स के लेक्चर में पढ़ चुके होंगे। एंड यहाँ पे NH2OH जो है ये भी आपको यहाँ पे जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर देगा, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, जो भी नेम होगा रिएक्शन करेगा। यहाँ पे जो है NH2 ओके, एंड यहाँ पे जो है OH, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो इस तरीके से जो है लीव कर जाएंगे। इस तरीके से जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब आप इसे NaHSO3 के साथ जब रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता, बिकॉज ये जो है आपका एसिड के साथ रिएक्शन करने में यूज होता है। जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो आप जब जो है एसिड के प्रेजेंस को जो है महसूस करने के लिए आप नॉर्मली क्या करते हो, COOH ग्रुप जब प्रेजेंट है कि नहीं उसके लिए जो है आप Na यानी यहाँ पे जो है सोडियम बाइसल्फेट का जो है आप टेस्ट करते हो, यहाँ पे SO3 इसका टेस्ट करते हो तो यहाँ पे COO जो है Na का जो है सॉल्ट का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। एंड यहाँ पे जो है आंसर यहाँ पे इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है इसका बी है। ओके, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, विच डज नॉट इंक्रीज बाय अफेक्टिंग द नंबर ऑफ कोलिजन। ओके, नंबर और नेचर ऑफ कोलिजन जो है कौन अफेक्ट जो है यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है यहाँ मार्क्स टू ऑल था, बिकॉज ये कंट्रोवर्शियल था एंड इन्होंने जो इसका आंसर की भी जो है प्रोवाइड नहीं किया था। ओके, इसका आंसर की प्रोवाइड नहीं किया था एंड इसका आंसर जो है सभी को मार्क्स टू ऑल था, इसीलिए इसका आंसर मैं भी आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, AgI जो है आपका जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में जो है विद I2- लेटिस पॉइंट पे होता है। एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड इज ऑक्यूपाइड बाय Ag+ आयन, यानी Ag+ आयन के द्वारा जो है कौन सा यहाँ पे टेट्राहाइड्रल वॉइड जो है आपका एक्वायर होता है, कितना परसेंट होता है। तो टेट्राहाइड्रल वॉइड क्या होता है आपका 2n होता है, इसीलिए Ag+ कितना करेगा n बाय जो है आपका 2n हो जाएगा, यानी इंटू 100 कर दोगे तो ये आपका जो है आपका आ जाएगा, ये n कैंसिल, ये 50 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 50%। कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके लिए आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच कार्बोनिक कंपाउंड हैज मैक्सिमम डाइपोलमेंट, यहाँ में से जो है किसका सबसे ज्यादा डाइपोलमेंट है। तो इस क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको बहुत अच्छा तरीके से बताता हूँ। जब भी आपको इस तरीके से कंपाउंड दिया होता है ना, तो सबसे जो है सबसे स्मॉल जो रिंग होता है ना, सबसे स्मॉल जो रिंग होता है उसमें सबसे ज्यादा जो है स्ट्रेन होता है। एंड स्ट्रेन के कारण जो है उस रिंग का जो है सबसे ज्यादा जो है कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है। यानी 3 मेंबर रिंग में देखोगे, देन 4, देन 5 देखोगे तो इस तरीके से जो है आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे
देखोगे यहाँ पे तीन जो है 3 मेंबर रिंग दे दिए हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब यहाँ पे एक मेजर फैक्टर आ रहा है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, यहाँ पे अगर आप इसको पार्शियल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव एंड यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से आएगा। एंड 3 मेंबर पे पॉजिटिव, यानी ये जो है 4n+2 एंड यहाँ पे जो है ये यहाँ पे जो है आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। एंड ये जो है आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड यानी क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स है। एंड ये मैंने आपको ऑलरेडी अपने एरोमेटिसिटी के लेक्चर में पढ़ाया था। ये कंपाउंड जो आपका क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है। एंड क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड होने के कारण जो है मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे एक्वायर करता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एंड इस चीज को जो है आप ध्यान देना, कभी भी इस तरीके से जो है क्वेश्चंस कर रहे होगे तो नॉर्मली दिया हुआ होता है तो आप नॉर्मली रिंग के ऊपर में आंसर यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन यहाँ एरोमेटिसिटी आ गया तो वो फैक्टर यहाँ पे मेजर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे से जो है कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्या बोला गया है, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीजेस एज वी मूव अक्रॉस लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक रेडियस जो होता है डिक्रीज होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। बिकॉज आप जो है यहाँ पे जो है आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस जो आपका यहाँ पे इस केस के लिए जो है डिक्रीज होता ही है। अब यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट देखोगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो ना तो आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। अब ऐसा इसीलिए बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स है वो इंक्रीज होते हैं, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव जो होता है आपका इंक्रीज होता है। एंड जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने के कारण जो है रेडियस जो आपका डिक्रीज होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अमोंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन, यानी कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिए हुए यानी A2- एंड A- इस तरीके से आपको दिए हुए हैं। एंड यहाँ पे क्या बोला है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा रेडियस होगा, यानी इन दोनों में अगर सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है तो आप बोलोगे A2- जो है आपका बड़ा है A- है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो गलत कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो क्या बोला गया है, अमोंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव ऑन चार्ज ऑन द कीटायन स्मॉलर इज द रेडियस। यहाँ पे बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज A4 पॉजिटिव एंड A पॉजिटिव में अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा छोटा कौन है, यहाँ पे A4 पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन बोला गया कि A+ जो है छोटा होगा, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, यानी आंसर हो गया इसका आपका ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का स्ट्रक्चर क्या होगा आपको पूछा गया है। तो देखो ये SO हो गया इस तरीके से, पहले तो हमने यहाँ बना दिया ऑक्सीजन सल्फर पास लोन पेयर हो गया। अब ये इसे इस तरीके से रिपल्सन करेगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से जो है बेंट हो जाएगा एंड यहाँ पे जो लोन पेयर आ जाएगा, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है बेंट स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये आपको NMR का क्वेश्चन दिया हुआ है। एंड इस क्वेश्चन को जो है मैं आपको कंप्लीट डिस्कस नहीं करूंगा इस जगह पे, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में मिलता है तो आप जो है अगर प्रीवियस ईयर से उठा के पूरा दे दिया है तो उस क्वेश्चन करना, नहीं तो जो है आप इस क्वेश्चन को करना ही मत। एंड इस तरह के क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको मैं बताता हूँ 5 ईयर्स, ओके 5 ईयर्स के जो है नेट के जो है आप यहाँ पे NMR के क्वेश्चन जाके देख लेना, उसी में से जो है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी क्वेश्चन उठा के देती है। एंड जो भी रेशियोज वगैरह होती है उसी क्वेश्चन देती है, तो आप वहाँ क्वेश्चन कर लेना। तो इसको मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, इसको जो है आप क्वेश्चन मत करना, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, ऐसा क्वेश्चन मत करना। बिकॉज अगर नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो ये क्वेश्चन आप छोड़ देना, बिकॉज बहुत टाइम भी कंज्यूमिंग होगा। ओके, तो लेकिन इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका आंसर जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ओके इसका आंसर दिया हुआ आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर करेक्ट दिया हुआ है। सॉरी, इसका आंसर जो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है आपको इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन देखो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन को ध्यान समझने की कोशिश करना। ओके, एंड जो भी यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा उससे जो है ध्यान समझना। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ मिक्सचर ऑफ CaCl2 एंड यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, CaCl2 एंड आपको जो है यहाँ पे NaCl जिसका वेट जो है 4.44 है, एंड उसको ट्रीट किया आपने सोडियम कार्बोनेट के साथ में, एंड यहाँ पे जो प्रिसिपिटेट बनाया एंड ऑल द Ca2+ आयंस एज कैल्शियम कार्बोनेट। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, द कैल्शियम कार्बोनेट सो ऑब्टेन्ड इज हीटेड टू गिव 0.56 जो है ग्राम ऑफ जो है आपको CaO एंड द परसेंटेज ऑफ NaCl बोला गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि CaCl2 को जब आपने ट्रीट किया यहाँ पे NaCl के साथ में, NaCl के साथ में ट्रीट किया तो ये आपको प्रोडक्ट फॉर्म किया CaCO3, ये आपको फॉर्म किया। जब आप इसे हीट करते हैं तो आपको ये CaO+CO2 का जो है फॉर्मेशन कर देता है। अब आपको पूछा गया है कि NaCl का जो है यहाँ पे जो है परसेंटेज कितना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे CaO का जो है वेट दिया हुआ है 0.56। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर रिएक्शन जो है कंप्लीटली अगर बैलेंस है तो यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे CaCl2 एंड यहाँ पे CaO जो है आपका फॉर्मेशन हो रहा है, यानी जितना मोल्स ऑफ जो है CaCl2
रिएक्शन किया होगा उतना ही मोल्स ऑफ जो है आपका यहाँ पे CaO का जो है फॉर्मेशन हुआ होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे CaO का जो है यहाँ पे मोल्स निकाल लेते हैं। तो CaO का मोल्स कैसा होगा, यहाँ पे मास दिया हुआ 0.56 एंड CaO का जो है मोलिकुलर वेट अगर आप देखो तो इसका होता है 56 होता है एंड यहाँ पे मोल्स आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0 पॉइंट जो है आपका यहाँ पे 01 मोल्स आ जाएगा। यानी जितना मोल्स जो है हमारा 0.01 जो फॉर्म हुआ CaO का उतना ही मोल्स जो हमारा यहाँ पे रिएक्ट किया होगा CaCl2 का, बिकॉज एक्स्ट्रा अमाउंट तो यहाँ पे CaCl2 का तो आ नहीं जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जितना मोल्स जो है CaO का फॉर्म होगा उतना ही जो आपका यहाँ पे CaCl2 का जो है रिएक्ट किया होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ था, CaCl2 एंड NaCl का टोटल आपको दिया हुआ, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको CaCl2 और NaCl का दिया हुआ है 4.44 एंड आपको पता चल गया कि CaCl2 का जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको दिया हुआ है यहाँ पे मोल्स दिया हुआ है CaCl2 का 0 पॉइंट जो है आपको 01 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये ग्राम में दिया हुआ है एंड यहाँ पे जो है ये मोल्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम भी इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको जो है इसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.01 इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका 111, यानी CaCl2 का मोलिकुलर वेट होता है 111, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1.11 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो है CaCl2 का कितना वेट हमारा यूज हुआ है 1.11 एंड यहाँ पे टोटल कितना था 4.44। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है CaCl2 प्लस जो है आपका NaCl का जो टोटल वेट था आपका 4.44 एंड इसका 1.11 आ गया है। इसका x मान लेते हैं तो इसका 4.44। ओके, एंड x क्या आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो 3.33 आ गया, यानी NaCl का हमारा वेट आ गया। तो अब हमें परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, जितना NaCl का परसेंटेज है यानी यहाँ पे जितना NaCl का वेट है 3.33 बाय टोटल वेट यानी 4.44 इंटू उसको कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 75%। कितना होगा 75%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। नहीं समझ आया होगा तो फिर से जो है आप इसे रिवाइंड करके चेक कर लेना, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच पेयर ऑफ स्पीसीज इज लिस्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी गिवन। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, ऑक्सीजन जो है फ्लोरीन का जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। बट कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे HI जो है ज़्यादा कोवेलेंट होता है आपका विथ रिस्पेक्ट टू HBr, बिकॉज यहाँ पे आयोडीन का साइज ज़्यादा बड़ा होता है एंड इसका पोलराइजेशन भी ज़्यादा होता है एंड यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट जो है यहाँ पे I2 का ज़्यादा होता है एंड रेडियस की बात करोगे तो Te4+ का जो है कम होता है एंड Te जो है 2- का रेडियस ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द मटेरियल हुज डायमेंशंस कैन बी चेंज्ड अपॉन जो है आपको यहाँ पे अप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको यहाँ पे बोला गया है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको। ओके, कौन सा होता है ऐसा, तो इसका देखो यहाँ पे ऐसा मटेरियल जिसका जो है डायमेंशन चेंज हो जाता है, कौन सा ऐसा मटेरियल होता है जिसका यहाँ पे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाइजो इलेक्ट्रिक। ओके, पाइजो इलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस होते हैं उसके यहाँ पे ये चेंज हो जाते हैं। ओके, ये बात आप याद रखना, पाइजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के ये चेंज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इन द केस ऑफ पार्टिकल इन 1D बॉक्स द एनर्जी ऑफ एन एनर्जी स्टेट इज गिवन बाय। देखो आपने 1D बॉक्स में पढ़ा होगा, 1D बॉक्स में पढ़ा होगा क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू होता है n² बाय 8ml²। 8ml² पढ़ा होगा, एल को आप ए से भी रिप्लेस कर सकते हो यानी n² बाय 8m A² ही बोल सकते हो एंड यहाँ पे n की वैल्यू जो होती है आपकी 1 2 3 4 इस तरीके से जाती है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखोगे ना तो ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर जो है सी में बिल्कुल करेक्टली दिया हुआ है। ओके, ए में देखो तो 8 ऊपर है, नीचे में देखो तो 8ma² दिया हुआ है। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो तो n की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर में नहीं होती है, सॉरी n² बाय 8ma² होता है। ओके, तो यहाँ पे देखोगे अगर आप इस क्वेश्चन को तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका आंसर जो है हुआ है आपको आंसर नंबर सी दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस नजर नहीं आ रही होगी आपको ऑप्शन बी एंड सी में। बी में देखो तो ये मल्टीप्लाई में है। ओके, यहाँ पे देखो n² इंटू 8ma² है। ओके, लेकिन ये डिवाइडिंग में होता है इसीलिए आंसर इसका सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में 18 दिया हुआ है, हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट इन 2 3 4 जो है ट्राइक्लोरोपेंटेन, यानी 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे क्लोरीन एंड यहाँ पे क्लोरीन, तो कितने कायरल कार्बन हो गए, एक कायरल कार्बन ये हो गया, एक कायरल कार्बन ये हो गया। अब यहाँ पे जो है ये प्रो कायरल कार्बन है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये दोनों कायरल एंड ये दोनों कायरल के बीच वाला जो कार्बन होता है ना उसे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसीडर करती है, इसलिए इस बात को जो है आप यहाँ पे याद रखना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इस कायरल कार्बन को भी जो है कंसीडर करती है एंड इसलिए टोटल जो कायरल कार्बन आपके यहाँ पे आते हैं वो 3 आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका इस केस के लिए सी है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द प्रोसेस
प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेशन और इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जो इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर में जब आप जो है किसी भी कंसंट्रेशन और को जो है हीट करते हो तो उस प्रोसेस को आप कैल्सिनेशन कहते हो। एंड यहाँ पे जो है एक्सेस जो है आपका एयर प्रेजेंट होता है, उस तरीके से जो है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछती है। एंड यही दोनों क्वेश्चन जो आपको पूछते रहते हैं, जो आपका रोस्टिंग होता है एंड कैल्सिनेशन होता है। ओके, इसका अपोजिट आंसर हो जाएगा जब आप एक्सेस दोगे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशंस लीडिंग टू बेंडिंग ऑफ जो है बॉन्ड एंगल्स इन मॉलिक्यूल्स विल अपीयर एट विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया, नॉर्मली अगर आप देखोगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशन दिया हुआ है जो कि लीडिंग करते हैं बेंडिंग ऑफ बॉन्ड एंगल्स। तो बेंडिंग आप किस में देखते हो, बेंडिंग मेनली देखते हो आप IR में। किस में देखते हो, मेनली आप देखते हो इसे IR में देखते हो। ओके, यहाँ पे IR में देखते हो, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। एंड IR में आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा ओके इस क्वेश्चन को। एंड आपने जो इसमें वाइब्रेशनल पढ़ा होगा। ओके, IR को ही वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ विथ क्यूनोनी, यहाँ पे दिया हुआ है ओके क्यूनोलिन विथ KMnO4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्यूनोलिन क्या होता है, यहाँ पे आइसो नहीं है क्यूनोलिन है। तो यहाँ पे आप मैंने हेट्रोसाइक्लिक के लेक्चर देखे होगा, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था इस तरीके से जो है आपका ये क्यूनोलिन हो गया। जब इसे आप KMnO4 के साथ जो आप रिएक्शन करोगे KMnO4 के साथ में, तो ये आपका इस तरीके से जो है प्रोडक्ट फॉर्म कर जाता है। ये आपका हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये यहाँ पे हो गया। एंड यहाँ पे जो है आपका COOH एंड यहाँ पे जो है COOH का फॉर्मेशन हो जाता है। जब आप इसे फर्दर हीट करते हो ना, यहाँ पे देखो रिएक्शन जो है आपको यहाँ पे फर्दर हीट के बेसिस पे पूछा गया है। एंड यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे इस तरीके से जो है COOH का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड ये जो कंपाउंड होता है यह होता है आपका निकोटीनिक एसिड। क्या होता है, निकोटीनिक एसिड, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी इस केस के लिए ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स। तो ये बहुत ही क्वेश्चन आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। इसका नेम होता है आपका पेंटा अमीन। देखो यहाँ पे 5 अमीन है, NH3 है, यानी पेंटा अमीन होता है, पेंटा अमीन होता है। ओके, पेंटा अमीन होता है। एंड यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, यानी यहाँ पे जो है पेंटा अमीन। एंड यहाँ पे नाइट्रो किस कार्बन से कनेक्टेड, यानी N से कनेक्टेड है, यानी पेंटा अमीन। ओके, फिर यहाँ पे दिया हुआ नाइट्राइट्रो। ओके, नाइट्राइट्रो कहते हैं लिगेंड को। यहाँ पे स्पेलिंग में जो भी यहाँ पे मिस्टेक है उसे सुधार लेना, NITRATO। ओके, यहाँ पे O होगा। एंड यहाँ पे N, एंड यहाँ पे कोबाल्ट होगा। ओके, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसका आपका +3 है। ओके, NO2 का -1 होता है। एंड यहाँ पे कम्प्लेक्स जब आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पे क्लोरीन पे जो है यहाँ पे इस तरीके से आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो है क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, क्लोराइड हो जाएगा, क्लोरीन पे नेगेटिव आ जाएगा एंड कम्प्लेक्स पे पॉजिटिव आ जाएगा। एंड टोटल जो आपको यहाँ पे इस तरीके से नेम आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है C इसका करेक्ट आंसर है। इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द कंपाउंड दैट गिव प्रिसिपिटेट विथ AgNO3। यानी नॉर्मल आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ब्रोमीन को जो है ब्रोमीन माइनस को लीव करा दो और रिंग में जो है पॉजिटिव दे दो। तो इस क्वेश्चन को क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे पॉजिटिव दे दो, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव जो होता है आपका अनस्टेबल होता है, तो ये आपका नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड में जो है आपका इस तरीके से जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, ये भी आपका अनस्टेबल होगा। ओके, एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन C में देखो तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग पे जो है आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंड ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। प्लीज़ आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे एरोमेटिक लेक्चर देख लेना, ये आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन जो है फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे 7 मेंबर पे जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अगर आपका आएगा तो ये आपका 4n+2 रूल जो है फॉलो करेगा, यानी ऑप्शन नंबर D में। एंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, बिकॉज ये आपका हो जाएगा एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इस केस के लिए ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। कौन सा जो है यहाँ में से आपका डाइल्यूशन से डिक्रीज करता है, तो यहाँ पे इसका देखो आंसर क्या होगा, स्पेसिफिक। अब क्यों होगा, देखो स्पेसिफिक क्या होता है, ये 1 जो है सेंटीमीटर क्यूब में जो है जो भी लिक्विड प्रेजेंट होते हैं उसका यहाँ पे जो है कंडक्टेंस होता है। यानी यहाँ पे जो है एक कंटेनर आपने इस तरीके से जो है ले लिया है। ओके, इस तरीके से जो आपने कंटेनर ले लिया है, इसमें मान लो Na+Cl- इस तरीके से जो है प्रेजेंट है आयन, एंड यहाँ पे Na+Cl- प्रेजेंट है। आपने क्या किया, यहाँ पे जो है वाटर डाल दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे Na+Cl- इस तरीके से Na+ एंड यहाँ पे Cl- आयन जो आपस में दूर दूर हो जाएंगे। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब आप जब यहाँ पे लोगे तो इसमें जो 4 आयंस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब लोगे तो यहाँ पे एक ही आयंस आ रहा है। कितना आ रहा है, एक आयंस आ रहा है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब डाइल्यूशन कर रहे हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में जो है डिक्रीज होते जा रहे हैं। एंड जितने नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे तो यहाँ पे जो है कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो यहाँ पे जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है आपका यहाँ पे डिक्रीज होती है। एंड जो मोलर एंड
कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्शन जो है ऑल यहाँ पे इंक्रीज होती है। ये बात को आप यहाँ पे ध्यान देना, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मली आपको बता दूं मोलर कंडक्टेंस तो होता है आपका यहाँ पे क्या होता है, ये लेमडा एम इज इक्वल टू होता है कापा इंटू होता है आपका बी। तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे लेमडा एम इंक्रीज करेगा, एंड यहाँ पे लेमडा इक्विवेलेंट भी होता है आपका यहाँ पे कापा इंटू जो है डिवाइड बाय जो है आपका यहाँ पे जो भी यहाँ पे नॉर्मेलिटी होता है। तो नॉर्मेलिटी ऊपर में आप जाओगे तो ये वॉल्यूम ही हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी जो है आपका इस केस के लिए इंक्रीज करता है। एंड यहाँ पे कंडक्टेंस जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो कंडक्टेंस में क्या है, ये जितना ज्यादा आयंस की मोबिलिटी होगी, यानी यहाँ पे इस तरीके सॉल्यूशन में जो है सामने सामने आयंस इस तरीके से प्रेजेंट थे, आपने यहाँ पे जो है वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो आयन की डिस्टेंस जो है इंक्रीज हो गई, यानी और अच्छी तरीके से मूव कर सकते हैं, यानी इसकी मोबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। एंड जितना ज्यादा मोबिलिटी इंक्रीज होगा जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड आज का हमारा ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल्स, जिसमें जो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.59 दिया हुआ है। एंड यहाँ पे पूछा गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस सेल क्या होगा, हमें पूछा गया है। तो देखो क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नोट सेल माइनस 0.059 बाय एन इंटू लॉग होता है के इक्विलिब्रियम। ये इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन को याद रखना। अब यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम पे जो है ई सेल की वैल्यू हो जाती है आपकी 0, बिकॉज डेल्टा जी की वैल्यू हो जाती है आपकी 0, इसलिए आप क्या लिखोगे, ये आपका वैल्यू 0 हो गया, यानी ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या होगा 0.059 बाय एन की वैल्यू कितनी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा है 3, एंड यहाँ पे जो है लॉग आपका के इक्विलिब्रियम हो गया। ओके, अब ई नोट सेल की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.59, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.59 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.059 बाय 3 इंटू लॉग आपका हो जाएगा के इक्विलिब्रियम। अब इसे जब सॉल्व करो तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ओके, एंड ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, एंड 30 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लॉग के इक्विलिब्रियम। इसीलिए जो है के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये लॉग में है यानी बेस 10 में, यानी 10 टू द पावर 30 हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसके लिए ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये वीडियोस के सॉल्यूशन थे हमारे आज के फर्स्ट वीडियो के। तो उम्मीद है जो भी सॉल्यूशंस होंगे आपको समझ आए होंगे, एंड जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बेशक कमेंट करना, या फिर मैंने बहुत सारे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो मिलते हैं इस तरह के सॉल्यूशन साथ में नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।